नमस्कार मित्रों आज सियासत से अदब की ओर चलेंगे। कुछ सियासत और उसके बाद राजनीति से सीधा हम लोग साहित्य की दुनिया में और पढ़ने लिखने की दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। अब ये प्रवेश कैसे लगेगा आपको मुझे नहीं मालूम, लेकिन चलिए प्रयास करते हैं। और मुझे ये बात कहने की जो प्रेरणा है वो मिली कुछ दिन पहले। आपने भी इस बात का जिक्र सुना होगा, चर्चा खूब हुई, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल थे सब पर एक शख्सियत गरज रही थी और वो शाप दे रही थी। और ये दृश्य था संसद का। संसद में उस दिन राज्यसभा की 2004 से अब तक निरंतर सदस्य रही जया बच्चन, जिनका नाम अभिनय की दुनिया में विलक्षण माना जाता है कि उन्होंने जिन निर्देशकों के साथ काम किया वो बड़े गज़ब के लोग थे। वही जया बच्चन एकाएक किसी एक बिंदु पर क्षुब्ध हो उठी और क्षुब्ध होकर उन्होंने शाप दे डाला सत्तारूढ़ दल को। अधिकार है, दे दिया जा सकता है शाप, किसी भी क्षोभ में आकर ये बातें होती हैं। और इसके साथ साथ ही मुझे याद हुआ ही वो बातें, वो पौराणिक पात्र जो अपने शाप के कारण ही चर्चा में रहे। उन्होंने शाप दिए और जो शाप दिए उनके कारण उनकी चर्चा अब तक होती है। उन पात्रों में मित्रों सबसे पहला मैं पात्र मानता हूँ गांधारी। गांधारी को जब ये सूचना मिली कि युद्ध समाप्त हो गया है और उसमें उसके सारे बेटे जो हैं वो समाप्त हो गए हैं, 100 पुत्रों की माँ थी और वो सभी लोग उसमें पूरी तरह से नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। और वो जो क्रंदन था उनकी विधवाओं का, वो और कुल मिलाकर बुरी खबरें गांधारी को इतना ज़्यादा क्षुब्ध कर दिया था सारे वातावरण ने कि वह कृष्ण जिसके प्रति उसकी अगाध श्रद्धा रही थी सारे जीवन में, उसी कृष्ण को उसने अभिशाप दिया कि हे कृष्ण, मैं गांधारी, जिसने अपने पति के अंधे होने के कारण स्वयं भी आंखों पर पट्टी बांध ली और इस तरह एक सतीत्व, एक अपने धर्म का जो निर्वहन किया, और ये एक तप था, और इस तप के प्रभाव से मेरे अंदर जो भी ऊर्जा आई है, जो भी शक्ति आई है, उसको साथ लेकर मैं तुम्हें शाप देती हूँ। उसने 2 शाप दिए थे गांधारी ने कि एक तो कृष्ण, जैसे मेरे बच्चे, मेरा वंश जैसे उजड़ा है वैसे तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ लड़ कर मरेगा, और ये जो है मैं तुम्हें शाप देती हूँ इस बात का। और दूसरा शाप उसने दिया था शकुनी को, अपने भाई को, कि जिस तरह से तुमने मेरे भरे पूरे परिवार में, कौरव पांडव मेरे लिए एक ही थे, तुमने भरे पूरे परिवार में अपनी द्यूत क्रीड़ा से तुमने जो कुछ कर दिखाया, जो तुमने किया, उसका कारण ये होगा कि तुम्हारे वंशज भी सदियों तक, शताब्दियों तक लड़ते रहेंगे। और गांधारी का शाप कृष्ण ने स्वीकार किया था। मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार इसलिए भी करता हूँ कि गांधारी ने जो शाप दिया है वो, उसका क्षोभ जो है वो बड़ा स्वाभाविक है, और क्षुब्ध होकर उसने शाप दिया है। मैं इसे शिरोधार्य करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ इसका, और मैं अपने सम्मान को कभी भी डिगने नहीं दूंगा। जो जो इसने कहा है मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ पूरा हो। कृष्ण स्वयं भी युद्धोपरांत अपनी भूमिका के बाद, अगर आपको मैं याद करा दूं, कणुप्रिया में कणु जो है, राधा जो है, किस तरह की परिकल्पना करती है कि युद्ध से बिल्कुल पूरी तरह से हताश होकर कृष्ण, उसके कणु किस तरह से हताश हो गए थे कि वो गीली बालू में अपनी उंगलियां फेर कर बार बार कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे और वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। और कृष्ण के सामने भी ढेरों सवाल थे, ढेरों प्रश्न थे। और एक प्रश्न का जिक्र धर्मवीर भारती ने अपने उस काव्य में, कणुप्रिया में किया है कि दुर्योधन उस दिन मेरे सिरहाने था, अर्जुन मेरे पैताने था। ये कृष्ण की अपनी एक चिंतन धारा है, चिंतन का प्रवाह है कि अगर उस दिन कहीं दुर्योधन मेरे पैताने होता तो क्या होता।
ऐसे ढेरों प्रश्न हैं जो युद्ध की विभीषिका से उपजे, जिन्होंने उसको परेशान किया, कृष्ण को भी परेशान किया। उस कृष्ण को जो सृष्टा माना जाता रहा है और जो ये भी माना जाता है कि वो विष्णु के अवतार हैं, और उन्होंने जो कुछ संदेश गीता के माध्यम से हमारे विश्व को दिए, समूची सृष्टि को दिए, समूचे ब्रह्मांड को दिए, वो आज भी अजर हैं, अमर हैं, और उनकी गूंज आज तक सुनाई देती है। सदियों पहले दिया गया संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और उसी कृष्ण को गांधारी का शाप मिला, और युद्ध के बाद हुआ यही, जब कृष्ण गोलोक धाम वापस चले गए, उस समय यही हुआ कि जितने भी उनके वंशज थे वो आपस में लड़े मरे, और आपस में गृह युद्ध की स्थितियां पैदा हुईं, और उसके बाद धीरे 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 बहुत देर के बाद आकर शांति स्थापित हुई। यही शकुनी का प्रदेश था गांधार आज का अफ़गानिस्तान। वहाँ आज तक शांति नहीं है। हो सकता है कि आप इसे गांधारी के शाप से बांध कर भी देख सकते हैं। लेकिन इनमें परशुराम भी थे, जिन्होंने कर्ण को शाप दे दिया था, और ऐसे ही भृगु ऋषि थे जिन्होंने विष्णु को शाप दे दिया था। तो इस प्रकार से इन ऋषियों के शाप किसी तेज और किसी बल के आधार पर उत्पन्न हुई ऊर्जा से उपजे थे, क्षोभवश। और यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग थी। राज्यसभा में जया बच्चन जब शाप दे रही थी तो उस वक्त वह ये भी भूल गई कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी फिल्म के साथ अपनी अभिनय कला की एक प्रकार से शुरुआत की थी विधि पूर्वक। गुड्डी मिली, आपको याद हो तो फिल्म याद कर लीजिएगा। ऐसे ही 1084 की माँ, और बहुत सारी ऐसे अनामिका, बहुत सारी ऐसी चर्चित, अभिमान, ऐसी चर्चित फिल्में हैं जिनमें उनको जो भूमिका थी जया की बिल्कुल अलग थी। और उस समय शाप देते समय उनको ये भी भूल गया कि मैं गुड्डी भी रही हूँ, मिली भी रही हूँ, अनामिका भी रही हूँ, और 1084 की माँ भी रही हूँ। मैं जो प्रश्न जो कुनमुनाता है जहन में कि हम लोग अगर लिखते हैं ईमानदारी से, अगर रंगमंच पर ईमानदारी से अभिनय करते हैं, तो क्या अभिनय की गई वो भूमिका, अभिनय के दौरान हमारे द्वारा उस पात्र को जिया जाना, उसको लिव करना, और लिखते समय जब भी हम एक लेखक के रूप में हम कुछ लिखते हैं तो उस वक्त जितनी ईमानदारी के साथ अपने भावों की हम अभिव्यक्ति करते हैं, या अगर हम रंगकर्मी हैं तो मंच पर जो अभिनय की बात आ जाती है, और यदि हम कलाकार हैं तो हम जब तूलिका से कुछ अव्यक्त चीज़ों को व्यक्त करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को रेखाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से बयान करना चाहते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, ये क्षणिक आवेश हैं, और इसके बाद हमारा जो मूल स्वरूप है, जिसमें एक कमज़ोरियों से भरा हुआ इंसान है, वही जाग पड़ता है। तो ये बात अजीब तरह से उद्वेलित करती है कि आखिर हम गंभीर क्यों नहीं हैं। हम ना सृजन के बारे में गंभीर, ना अपनी भूमिका के बारे में गंभीर, ना अपने चिंतन, ना अपने दर्शन, और ना अपने लेखन के बारे में गंभीर क्यों नहीं होते। हम उसे जीने का एक तौर तरीका क्यों नहीं बना लेते। ये बात कई बार कचोटती है। और मित्रों, इसी संबंध में मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि काफ़ी समय पहले ये घटना पुरानी है, लेकिन जया जी को घटना वो शायद भूल गई कि एक बार क्या हुआ कि म्यूज़िकल लॉन्च था द्रोण फिल्म का, और ये 2008 की बात है। उस म्यूज़िकल लॉन्च में कुछ लोगों ने, विशेषकर से फिल्म के निर्देशक गोल्डी बहल ने, अंग्रेज़ी में कुछ स्पीचेस दी थी, भाषण दिया था। और तब जया जी ने आपत्ति की थी सार्वजनिक रूप से कि आप अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, जबकि हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, मैं, मेरे पति, हम लोग उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी में ही बात करेंगे। हम बेशक हम ये भूल जाएंगे कि हम एक मराठों के जगह पे खड़े हैं, और मराठी की बात भी नहीं करेंगे, अंग्रेज़ी की बात भी नहीं करेंगे, हम हिंदी की बात करेंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं। और मित्रों, उस पर इतना बावेला मचा था समूचे महाराष्ट्र में कि उन्होंने सारे के सारे जितने भी मराठी लोग हैं
मराठी मानुस हैं, उनको उन्होंने एक बार में ही बुहार के रख दिया, तो ये तो अनुमति नहीं मिल सकती। और उस वक्त बाल ठाकरे साहब थे, जिंदा थे, शिवसेना के जो प्रमुख थे, सुप्रीमो थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि मराठी के बारे में ऐसे शब्दों पर जया क्षमा याचना नहीं करती या बच्चन परिवार क्षमा याचना नहीं करता, तो हम लोग किसी भी मराठा क्षेत्र के किसी भी सिनेमा में ये फिल्म नहीं चलने देंगे और इन लोगों का बहिष्कार किया जाएगा। जब इन लोगों ने अपनी आजीविका के लिए महाराष्ट्र को चुना, अपनी रोटी रोज़ी, अस्मत, आबरू, इज़्ज़त और अभिनय के क्षेत्र में अपने स्थायित्व के लिए इन्होंने महाराष्ट्र को चुना, लेकिन आज मराठी का जिस सार्वजनिक रूप से अपमान कर रहे हैं, इस अपमान को सहन नहीं किया जाएगा। और मित्रों, बहुत स्थानों पर सिनेमा घर भी जले, फिल्म भी नहीं चलने दी गई। जिन फिल्मों में अमिताभ बच्चन काम करते थे उनके खिलाफ भी आक्रोश उमड़ा और उसके बाद अंततः ये हुआ कि अमिताभ बच्चन को और जया को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी पड़ी कि ये हमारा एक भ्रमपूर्ण वक्तव्य था और हम उस पर क्षमा याचना करते हैं। मैं लौटता हूँ फिर एक बार शाप की ओर कि इतनी भूमिकाएं निभाने के बाद भी अगर हम लोग किस राजनीति की बात करते हैं, उस राजनीति की जिसमें सब कुछ जायज़ है या नहीं जायज़, इस बात की बहस में ही वक्त हमारा बीत जाता है। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हम इस बात से गुजारते हैं। जया जिस संगठन से, जिस राजनीतिक दल से चौथी बार राज्यसभा के सदस्य बनी हैं, उसी राज्यसभा, उसी दल के एक प्रमुख पदाधिकारी के घर से उसी दिन छापे में 160 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी जो है वो बरामद की गई थी। ये चलता है। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ वही दोषी हैं, एक दल के लोग दोषी हैं, दूसरे दल के लोग नहीं दोषी, लेकिन ये प्रक्रिया ऐसी है, इस प्रक्रिया में हमें अपने लिए कुछ न कुछ मर्यादाएं, कुछ मानदंड, कुछ एक संतोष की भूमिका, कुछ एक आदर्शों की बात जो है वो हमें करनी ही पड़ेगी, चाहे हम उनके बारे में गंभीर हों या ना हों। आदर्श जो हैं या जो लक्ष्मण रेखाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो कहीं ना कहीं स्थापित करनी पड़ेंगी। ये वही संसद है जिस संसद में जिस सांसद ने जया बच्चन के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी की थी, उसकी अभद्र टिप्पणी को तो कार्रवाई से निकाल दिया गया, लेकिन जो शाप जया जी ने दिया वो अब भी राज्यसभा की पूरी प्रोसीडिंग और कार्रवाई का हिस्सा है और हिस्सा बना रहेगा। वो कचोटता रहेगा कि आखिर ये हम किस तरह की भूमिका, दोहरी तिहरी और चार तरह की भूमिका हमें निभानी पड़ती है जीवन में, राजनीति के इस आडंबर में। तो ये चीज़ें कभी न कभी तो जब भी आप शांत मन से बैठेंगे तो ये जहन में भी कुनमुनाएंगी और आपको परेशान भी करेंगी और डिस्टर्ब भी करेंगी और बहुत कुछ सोचने पर विवश भी करेंगी। शुक्रिया।